हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हमने अभी तक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले है हमारे लिए जो वर्ड है जिस पे हमें फोकस करना है वो है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी होती है एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सोल्यूट है वो सोलवेंट के अंदर कितना डिजोल्व हो सकता है, यानी कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर, या ये बोल सकते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर। तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसकी सॉल्युबिलिटी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। तो हर एक सॉलिड जो हमें लिक्विड दिया गया है उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडली इन वाटर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। जैसे सोडियम क्लोराइड है जो हमारा नमक है, टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, और शुगर, ये इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन है वो नहीं हो पाते। ऑन दी अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजोल्व रेडली इन बेंजीन बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें तो नेफ्थलीन और एंथ्रासिन है वो डिजोल्व हो जाते हैं किसके अंदर? बेंजीन के अंदर, जबकि वहाँ पर सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं हो सकते। इट इज़ ऑब्जर्व दैट polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। जैसा कि हमें पता है कि पोलर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पोलर मतलब जो जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल हो, यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो सके, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो देखो, जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है, और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर के अंदर होता है। इन जनरल सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन द टू, और वी में से दैट लाइक डिजोल्व लाइक। ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ रखा है। लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मीनिंग होता है जो पोलर है वो पोलर के अंदर सोल्यूबल है, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल है। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution। अब देखो, जब कुछ सॉलिड है, अगर हम सोल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो हमें पता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो ईजिली डिजोल्व हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो देखो इसमें क्या कहा इन्होंने, जब हम सॉलिड सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं तो कुछ सोल्यूट है जो वो डिसोल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सोलवेंट। सोलवेंट के अंदर हमने जितनी अमाउंट मिक्स करी है उसके अंदर, तो वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन collide with the solid solute particles and get separated out of the solution। तो इसमें क्या होता है, कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स है सोल्यूशन के अंदर, वो कोलाइड करते हैं सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ और सोल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखो, जो सॉलिड है उसका डिजोल्व होना इन सॉल्वेंट वो है डिसोल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर से उनका बाहर निकलना वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन, नहीं क्रिस्टल्स का बनना। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। तो एक स्टेज आ जाती है जिस पर जितना सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहा है उतना ही सॉलिड लिक्विड में से बाहर आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। मान लो मैं शुगर ले रही हूँ, मैं शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करती जा रही हूँ, एक अमाउंट डिजोल्व करने के बाद क्या होगा, हमें ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही, जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कोलाइड करते हैं, जिससे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो उसके अंदर जा रहे हैं लिक्विड के अंदर, लेकिन जो लिक्विड है उसके अंदर से जो पार्टिकल्स है वो बाहर सॉलिड की फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक साथ हो रही है। तो एक स्टेज आ जाती है जिस पे ये दोनों प्रोसेस होती है। तो उसके बाद देखो, अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो एक स्टेट आ जाती है जिस पे क्या होता है, जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स डिजोल्व हो रहे हैं उतने ही सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से बाहर भी आ रहे हैं। तो ये क्या है? इसे हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों यूज़ किया? एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब मूवमेंट हो रही है यहाँ पे पार्टिकल्स की, जा भी रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में से आ भी रही है, तो ये क्या कहलाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम।
At this stage, concentration of solute in solution will remain constant under the given conditions. तो इसके जो हमारा ये स्टेज है, इस पे क्या होता है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है यानी सोल्यूट की जो अमाउंट है वो एक गिवन कंडीशंस के अंदर सेम रहती है. टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए और प्रेशर सेम रहना चाहिए. सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिजोल्व इन लिक्विड सोलवेंट. जैसे हमने सॉलिड की बात करी कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एक स्टेज आ जाती है जिसके बाद सॉलिड डिजोल्व होना बंद हो जाता है. वहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है. सेम ऐसे ही गैसेस की फॉर्म में भी होता है. गैसेस की फॉर्म में भी यही इस तरह से इक्विलिब्रियम आता है. तो उसके बाद देखो, such a solution in which no more solute can be dissolved at a same temperature and pressure is called saturated solution. तो इस सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें और सॉलिड डिजोल्व नहीं किया जा सकता या और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सकता एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मान लो मेरे पास एग्जांपल से बताती हूँ, मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वाटर ले लिया फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है. उसके अंदर मैं सोल्ट डिजोल्व कर रही हूँ तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट जब डिजोल्व हो चुका है उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है. हमें लग रहा है वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. तो उस पॉइंट पे जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर. ये अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करी जा सकती है. जैसे मैंने पास 1 ग्लास वाटर है, मैंने उसमें 1 स्पून मैंने शुगर डाल दिया, लेकिन अब उसके अंदर और हो सकता है डिजोल्व, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. द सोल्यूशन इन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजोल्व्ड सोल्यूट is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent. ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं, जो स्टेट होती है जिसमें हमें लग रहा है कि और ज़्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है. Thus the concentration of solute in such a solution is its solubility. तो उस टाइम पे जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो क्या कहलाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी. इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी. अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. जैसे कि जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वो किसी के अंदर डिजोल्व होने के, ये बोल सकते हैं कि सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर. इन एडिशन टू दिस वेरिएबल्स, 2 other parameters temperature and pressure also control this phenomena. इसके साथ साथ क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के साथ भी टेम्परेचर और प्रेशर भी इस जो फिनोमिना है इसको कंट्रोल करते हैं. अब उसके बाद देखो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस. जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो अफेक्ट होती है, किससे, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है वो. कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1.10. दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चेटेलियर प्रिंसिपल. तो अब देखो जो ये इक्वेशन है, जो हमने ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो इसके अंदर क्या है, तो ये जो इक्वेशन है 1.10 जो इक्वेशन है, इसको देखो एक बार, क्या है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इक्विलिब्रियम का साइन है, सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो इसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चेटेलियर प्रिंसिपल. हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ली चेटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है. ली चेटेलियर प्रिंसिपल क्या था कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई, अगर हमारी रिएक्शन चल रही है, हम उसमें कुछ चेंज करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिससे वो उस चेंज को मिनिमाइज कर सके. ठीक है. तो ये होता है ली चेटेलियर प्रिंसिपल. अब देखो, in general, if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic. अगर किसी nearly saturated solution के अंदर जो dissolution process है, यानी हम डिजोल्व कर रहे हैं, वो endothermic process है. The solubility should increase with rise in temperature. अगर endothermic reactions है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पर आया था factors affecting ली चेटेलियर प्रिंसिपल. ये इस तरह के जो हमने पॉइंट पढ़े थे कुछ, उनमें था ये कि अगर endothermic process है तो वो क्या होएगा, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है सब्सटेंस की वो इंक्रीज करेगी विद राइजिंग टेम्परेचर, और अगर एक्सोथर्मिक है तो वो डिक्रीज करेगी विद राइजिंग टेम्परेचर.
तो देखो यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी डेल्टा एच है जो तो उस टाइम पे क्या होगा, सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये एक्सपेरिमेंटली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे तुमने घर पे भी देखा होगा बच्चों, जो हमारी मम्मी होती है वो क्या करती है, कभी भी ठंडे दूध में चीनी नहीं मिक्स करती, वो क्या करती है, थोड़े से दूध को गर्म करती है फिर उसके अंदर मिक्स करती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, शुगर की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है इन मिल्क। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं फिर उसके अंदर जो है शुगर वो ऐड करते हैं। अगर हम ठंडे दूध के अंदर करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या अफेक्ट है, देखो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो प्रेशर है उसका कोई खास अफेक्ट नहीं होता, मेनली जो अफेक्ट होता है हमारा वो टेम्परेचर का होता है, ठीक है। और एक हमने पढ़ाई था लाइक डिजोल लाइक, अगर जो हमारा आयनिक सॉलिड है तो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होगा, यानी अगर जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होता है, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। उसके बाद देखो इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, कि जो गैस की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।